हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पॉलिटी विद एबीसीडी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम एनसीईआरटी बुक 12th बुक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे थे और हमने लगभग क्लास 14 पूरी कर ली गई। आज 15वीं क्लास लेके आए हैं और इसमें नया टॉपिक रहेगा आपका वैश्वीकरण, जो कि पूर्णतः आपकी सत्र 2024-25 में चल रही किताब जो सेकेंड है समकालीन विश्व की राजनीति, उसका अंतिम अध्याय है और आज इसी के साथ ही आपका कंप्लीट बुक हो जाएगी। इसके बाद में स्वतंत्र भारत की राजनीति करेंगे और स्वतंत्र भारत की राजनीति में अच्छे कंटेंट नोट्स के साथ अच्छी प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करेंगे। तब तक हम क्लास 12th की अंतिम अध्याय है समकालीन विश्व राजनीति का एनसीईआरटी बुक ऑथेंटिक बुक है। एमसीक्यू 1 से 20 तक आपके लिए लेकर आए हैं हम पॉलिटी विद एबीसीडी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी क्लासेस को देख सकते हो जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल, रेट परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि हमारी 12वीं बोर्ड का एग्जाम है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, काफ़ी मददगार रहेगा, काफ़ी सहयोगात्मक रूप से आप लोगों का रहेगा इसको लेके। तो आप देख सकते हो, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सोच समझ से बनाए गए विकल्प है, प्रश्नोत्तर है। तो चलते हम बिना देरी के हुए आज की प्रश्नोत्तरी की ओर, बिना कुछ ज़्यादा टाइम लिए हुए जल्दी करते हैं हम पूरा। देखिए वैश्वीकरण का आज का क्वेश्चन है पहला कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, ऑप्शन बी है वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, ऑप्शन डी है वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। ठीक है, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई, कब हुई? ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1993। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1991। आज का क्वेश्चन तीसरा है हमारा, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दे रखा है हमारे सामने। पहला ऑप्शन है वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, दूसरा ऑप्शन है इसके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवतार है, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण के विचार पूंजी, वस्तु, लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों ही कथन सत्य है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, किन्होंने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है? चौथा क्वेश्चन क्या है कि किन्होंने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है? ऑप्शन ए राजनीति शास्त्रियों ने, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्रियों ने, ऑप्शन सी है इतिहासकारों ने, ऑप्शन डी है धर्मगुरु ने। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थशास्त्रियों ने। आज का क्वेश्चन पांचवा है, मैकडोनाल्डीकरण से संबंधित कथन सही है। किससे संबंधित? मैकडोनाल्डीकरण से संबंधित कथन सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से जो भी कंपटीशन की होती है उनके हिसाब से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखेंगे ऑप्शन, विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर डालने लगी है। ऑप्शन बी है विभिन्न संस्कृतियां अपने प्रभावशाली सभ्यता, संस्कृति का प्रचार अपने ही देश में कर रहे हैं। ऑप्शन सी है विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को भारतीय संस्कृति के ढर्रे में डालने लगी है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर डालने लगी है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है मैकडोनाल्डीकरण, ये वैश्वीकरण से संबंधित बहुत अच्छी शब्दावली है। आज का क्वेश्चन छठा कथन फर्स्ट, कथन सेकंड। इनके मैंने सिर्फ कथन दे रखे, विकल्प नहीं दे रहे, क्योंकि विकल्प तो इनके समान रहते हैं कि यह कथन एक सही है, कथन दो सही है, या दोनों कथन सही है, दोनों गलत है। इस तरह के विकल्प रहते हैं जो आप कर लोगे। हमें सिर्फ कथन समझ में आना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर सही होगा। चलो देखते हैं कथन फर्स्ट को देखते हैं। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन की साम्राज्यवादी मसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। कथन फर्स्ट क्या था? औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन की साम्राज्यवादी मसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। ठीक है, कथन सेकंड अब देखेंगे हम कथन सेकंड।
आज़ादी हासिल करने के उपरांत भारत दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाएगा और दूसरे देश को निर्यात की अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे अपने उत्पादक चीज़ों को बनाना सीख सकें। दूसरा कथन क्या है कि आज़ादी हासिल के उपरांत भारत दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाएगा और दूसरे देश को निर्यात की अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे अपने उत्पादक चीज़ों को बनाना सीख सकें। तो बताइए कथन एक सही है या कथन दो सही है? केवल एक सही है या केवल दो सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? तो सोचो, आप बताओ। तो इसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को, दोनों ही कथन सही है हमारे, गलत नहीं है। आज का 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में शामिल है, ये पूछा जा रहा है। आज का 7वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में शामिल है? देखिए, ऑप्शन ए पृथ्वी का वायुमंडल, ऑप्शन बी है समुद्री सतह, ऑप्शन सी है बाहरी अंतरिक्ष, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका सही राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्योंकि वैश्विक संपदा और मानवता की साझी विरासत में शामिल पृथ्वी का वायुमंडल भी है, समुद्री सतह भी है, बाहरी अंतरिक्ष भी है, और आपकी किताब में अंटार्कटिका भी दे रखा है। ठीक है, ये भी आए तो आपको ध्यान में रखना है। अगर इनमें से ऑप्शन ये आता है तो इसको भी सही करना है, अंटार्कटिका भी वैश्विक संपदा का हिस्सा है। आज का 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है अंटार्कटिका संधि 1959, ऑप्शन बी है न्यायचर प्रोटोकॉल 1987, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायचर 1991, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि अंटार्कटिका संधि 1959 में होती है, ये सही है। न्यायचर प्रोटोकॉल 1987 में होता है, सही है। अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायचर 1991 में होता है, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान रखना इसका। आज का 9वां क्वेश्चन है, क्योंकि वैश्वीकरण का टॉपिक है तो इससे संबंधित तथ्यात्मक प्रश्न कम आते हैं, अवधारणा समझ पर आधारित ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने थोड़े प्रश्न कथनों पर ज़्यादातर वो लाइन जो एनसीईआरटी की बहुत महत्व रखती है, इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को ही मैं लाया हूँ ताकि आपके प्रश्न कोई भी से रिलेटेड गलत ना हो और संभावित प्रश्नों के आसानी से उत्तर देने में आपके लिए ये काफ़ी मददगार हो और आपके लिए काफ़ी सहयोगात्मक रूप से काम आए। तो चलते हैं हम बिना देरी किए आगे की ओर। क्वेश्चन 9वां में देखते हैं कथन फर्स्ट क्या कह रहा है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर इस रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दिशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ठीक है, कथन फर्स्ट क्या कह रहा है कि उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर इस रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दिशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ठीक है, कथन सेकंड, ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, ये भी ठीक है। तो अब बताइए कथन एक सही है या केवल कथन दो सही है, या कथन एक और कथन दोनों सही है, या कथन दोनों गलत है? तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? इसका सही राइट आंसर होगा बच्चों, दोनों कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो बात लिख रखी है हमारे एनसीईआरटी बुक में ये बिल्कुल सही लिख रखी है, ऐसे कैसे, इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, ये भी कथनों पर आधारित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कथनों पर भी कथन फर्स्ट पढ़ेंगे हम। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है, हम सभी जानते हैं कि उत्तर में विकसित देश होते हैं और दक्षिण में लगभग विकासशील देश होते हैं। तो दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में स्थिति को नुकसान अधिकांश विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। क्या कह रहे हैं कि दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में स्थिति को नुकसान अधिकांश विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। ठीक है, कथन सेकंड देखते हैं। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी चाहिए। बात तो सही है। अब सीधा सा इसका तो बता दोगे आप कि सही क्या हो सकता है। कथन एक सही है, कथन केवल दो सही है, दोनों सही है, गलत दोनों गलत है। बताओ, वो विकल्प तो मैंने बोल दिया, लिखने से क्या होगा, लिखे हुए विकल्प तो यही आते हैं। ठीक है, तो आप बताइए। तो इसके भी दोनों कथन सही है, बिल्कुल बात दोनों सही कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन 11वां है कि सन में हुए प्रति सम्मेलन में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत दिया। 11वां क्वेश्चन क्या है कि कौन से सन में हुए प्रति सम्मेलन में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 1985। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1992। आज का 12वां क्वेश्चन हमारा, यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है? यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है?
ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कॉमर्शियल चैलेंज, ऑप्शन सी है यूनियन नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ इसका सही राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपका राइट आंसर होगा। आज का 13वां क्वेश्चन हमारा एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का प्रवाह है। क्या है कि एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का प्रवाह है। ऑप्शन दे रखे हमारे सामने, ऑप्शन ए विश्व के एक हिस्से से विचारों को दूसरे हिस्सों में पहुंचना, ठीक है। ऑप्शन बी है पूंजी का एक से ज़्यादा जगह पर जाना, ऑप्शन सी है वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का जो प्रवाह है वो सभी है, इसलिए ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि विश्व के एक हिस्से से विचारों को दूसरे हिस्सों में पहुंचना ये भी इसमें आएगा, पूंजी का एक से ज़्यादा जगह पर जाना ये भी इसी में आएगा, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना ये भी इसी में आएगा, क्योंकि ये सभी क्या है वैश्वीकरण का प्रवाह है। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई है। आज का 14वां क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए कानून व्यवस्था के संबंध में, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में, ऑप्शन सी है नागरिकों के बारे में सूचना जुटाने, सूचना छूटने नहीं जुटाने से संबंधित, जुटाने के संबंध में, और ऑप्शन डी है आर्थिक कार्य संबंध। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा इसका? तो बच्चे इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि नागरिकों के बारे में सूचना जुटाने से संबंधित वैश्वीकरण के प्लस राज्य की शक्ति में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण की किस प्रभाव ने पूरे विश्व के जनमत को गहराई से बांट दिया है। 15वां क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण के किस प्रभाव ने पूरे विश्व के जनमत को गहराई से बांट दिया है। कौन से प्रभाव ने? तो ऑप्शन दे रखा है आर्थिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है राजनीतिक, ऑप्शन डी है व्यापारिक। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आर्थिक प्रभाव ने। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 16 है मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है। हमने ये प्रश्न विस्तृत रूप से भी किया था, वो काफ़ी अच्छा प्रश्न था, और ये फिर दूसरा प्रश्न आ गया। अब उस प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न कैसे मदद करता है, कैसे सहयोग देते हैं। प्रश्न बनाने का मतलब ये नहीं होता कि जैसा प्रश्न कोई कोचिंग से या कोई टीचर ने बनाया वैसे वैसे आ जाए, आना भी नहीं चाहिए और आता भी नहीं है लगभग। लेकिन जो भी प्रश्न अच्छे बुक से बनाए जा रहे हैं, अच्छे शिक्षक के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, कोई भी बना रहा हो XYZ, उन सभी प्रश्नों का महत्व ये रहता है कि आप उन प्रश्नों पर, उन टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हो। जैसे अगर आपने अभी मैकडोनाल्डीकरण का प्रश्न पढ़ा था, अगर वो प्रश्न से आप दिमाग लगाओ कि किससे रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका आया था, अमेरिका में क्या डल रही थी, संस्कृतियाँ डल रही थी, तो सीधा सा संस्कृति का संबंध किससे इसमें दिख रहा है, संस्कृति प्रभाव। तो बिना देखे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न मदद करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं होता जैसा दिख रहा है वैसे आ जाएगा तो कर दिया जाएगा, नहीं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने का फायदा सबसे बड़ा ये मिलता है कि आपकी सूझबूझ विकसित होती है, प्रश्नों को आसान हल करने का तरीका निकलता है, गलतियां ना हो उसके संदर्भ में सावधानियां बरतने का मौका मिलता है। तो इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी काफ़ी मदद करती है। और NCERT बुक पर बनाए गए प्रश्नोत्तरी तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल्कुल मदद करेगी हर प्रश्नों का आंसर देने में। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से मैंने एक उदाहरण से बताया, बाकी आप सब समझदार हो, काफ़ी अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। बस कमी रहेगी तो वो पेपर जो 3 घंटे का होता है वही हमारी ज़िंदगी भर की या साल भर की या जितनी भी हमने पढ़ाई कर रखी है वो 3 घंटा निर्णय करता है, क्योंकि उसके दौरान हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। हमने उससे पहले कितना पढ़ा, कितना कुछ किया, वो इतना नहीं है जितना वो 3 घंटे में आप अपने आप को कैसे रखते हो पेपर हॉल के अंदर, और किस रूप में आप अपने आप को पेपर के साथ जोड़कर उनका आंसर कर पाते हो, कैसे दे पा रहे हो, कैसे हल कर पा रहे हो। धैर्य रखना है, संयम रखना है, और जो भी प्रश्न करो अच्छा करो, बस इतना रखो। कितना करना है कितना नहीं करना उसको छोड़ दीजिएगा। खैर मैं इसमें बताने लग गया थोड़ा सा, वरना मैं कभी
बढ़ाता नहीं हूँ, फालतू ऐसी वीडियो मैं बताता हूँ जल्दी से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है परीक्षाओं में, क्योंकि मैंने भी काफ़ी परीक्षा दी है, तो मैं उस आधार से अनुभव से ही बता रहा हूँ। बच्चे हो, आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थी हो, सभी दोस्त होंगे कई, तो ये ऐसा है कि हम परीक्षा हॉल में बैठकर आराम से बैठना चाहिए, शांतचित्त होना चाहिए, साथ में ही आप पेपर से कनेक्टिविटी आपकी जैसे पेपर आता वैसे जुड़ जाते हो, लेकिन जुड़ने के साथ ये ध्यान रखें हमें लालसा नहीं करनी है, क्योंकि हमारे अंदर लालसा जग जाती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करने की, और वहीं से हमारे माइनस भी चलना शुरू हो जाता है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस का जैसा आजकल पेपर आ रहा है उसके संदर्भ में विशेष बता दूं, आपको बिल्कुल लालची नहीं बनना है। लालची बनोगे तो जाओगे। बिना लालची बने आप जितने प्रश्न कर रहे हो, चाहे कितने भी हो रहे हो, आप गिनो मत हो और सोचो मत हो कि इतने कम हुए कि ज़्यादा हुए। आपने पढ़ाई अच्छी कर रखी है तो आप विश्वास रखिएगा, आपने समझ पूरी है, पढ़ाई पूरी कर रखी है और आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप पेपर को देखकर बिल्कुल मत घबराना चाहिए। कितना से कठिन भी आ जाए, आप आराम से प्रश्नों को पढ़ना, उत्तरों को पढ़ना, ढंग से जो आ रहा है उसको करते चलिए, जो नहीं आ रहा है तो आप पूरे पेपर को पढ़ने के बाद में फिर दूसरे स्टेज पे आइएगा जो आपने छोड़ रखे, उनको बड़े धैर्यता से कीजिए। लालच ये नहीं आनी चाहिए टाइम निकल रहा है प्रश्न रह रहा है, बिल्कुल नहीं। आपके पास टाइम पर्याप्त रहता है, उस पर्याप्त टाइम में भी सोच समझ कर आंसर, जितने प्रश्नों के आपको आते उतने भी दे दोगे तो आप 100% पास हो जाओगे। और आपने अगर ये थोड़ी सी लालच अगर कर ली और लालसा अगर उत्पन्न हो गई कि हमें इतने अटैम्प्ट करने, इतने तो होने चाहिए, इतने माइनस हो जाएंगे, इतने बच जाएंगे फलाड़े की, तो सोचिएगा कि आपके कुछ प्रश्न वो गलत हो जाएंगे जो आप सही कर सकते थे या आपके सही होने की संभावना पूरी थी। और हो सकता है कि इतने उतावलेपन में आपके कुछ प्रश्न भी छूट जाए जिन्हें आप आसानी से अटैम्प्ट करते हैं और वो सही जाते हैं। ठीक है, तो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा एक बार ऐसा करके देखना, काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। चलो देखते हैं, 16 प्रश्न का आंसर हो गया। मैकडोनल्ड वैश्वीकरण किस प्रभाव का संकेत देता है? सांस्कृतिक प्रभाव भी आ सकता है। सांस्कृतिक प्रभाव ये हो गया। चलो जितना टाइम खाया उतना मैं फास्ट करा देता हूँ। अभी आपके 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, हमारे 20% है, तो 20-25 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं लगता अपने वीडियो में, क्योंकि मैं कभी भी ज़्यादा लेक्चर नहीं झाड़ता। जो चीज़ें बतानी होती है बच्चों को वो मैं बता देता हूँ। फिर बच्चे बोले उनको लाइक करो, चाहे सब्सक्राइब करो, चाहे लाइक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने तो इतना है कि पढ़ने वाला बच्चा पढ़ लेगा, नहीं पढ़ने वाले को कौन पढ़ाएगा। टीचर एक मार्गदर्शक बन सकता है, अच्छा रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। खासकर मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उन बच्चों का फ़ायदा हो जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ और इसीलिए मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि सबको फ़ायदा मिल जाए। बाकी मैं कंटेंट राजस्थान सरकार के देवाड़ी ऐप पर डालता हूँ, वहाँ जाकर भी आप कोई भी क्लास का टेस्ट कंटेंट देख सकते हो। फिलहाल मैं पॉलिटिकल साइंस का डालता हूँ 12वीं क्लास का, और 11वीं का भी डालूंगा अभी तो। चलो 17वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है सारे। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता? वर्ल्ड सोशल फोरम बिल्कुल करता है, इंडियन नेशनल फोरम ये भी करता है, वामपंथ भी करता है, बहुराष्ट्रीय निगम नहीं करता है। तो ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। देखो वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता, वर्ल्ड सोशल फोरम करता है, एंड नेशनल फोरम करता है, वामपंथ करता है, बहुराष्ट्रीय निगम नहीं करता है। ठीक है, दक्षिणपंथी वामपंथी आप लोगों को समझा रखे हैं, समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन हमारा, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में पूछिए कौन सा कथन। ये ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, और इन प्रश्नों को हम अगर सही से थोड़ा देखते नहीं है ना, और कॉन्फिडेंस में भी हम इनको करने लग जाते हैं तो कभी कभी गलत हो जाते हैं। जबकि ऐसा बात नहीं है, हमने पढ़ रखा तो हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को आसानी से और सरल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी घबराहट होती है तो हो जाती है कभी कभी, लेकिन उसका ध्यान रखें। चलो ऑप्शन देखते हैं। विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है, वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है। ऑप्शन डी है, वैश्वीकरण से अनिवार्य सांस्कृतिक समरूपता आती है। तो कौन सा सही राइट आंसर देखो, सोच के देख लो अभी इसी प्रश्न में। भैया आप लोगों ने वैश्वीकरण तो पढ़ रखा होगा, और वैश्वीकरण तो नॉर्मल टॉपिक है, चाहे कोई सी भी कॉम्पिटिशन की एग्जाम हो सबसे सब में आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो वैश्वीकरण के बारे में सब जानते हुए हो, अब बताओ इसमें से कौन सा नॉर्मल की ऑप्शन दे रखे हैं मैंने। अब मैं बता रहा हूँ, देखो सही निकलता है क्या आपका।
तो देखो, आप अपने आत्मसात करो, मिलान करो। तो वैश्वीकरण के जो प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? ये वाला सही होगा, क्योंकि विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं रहता, विषम रहता है, और ये राइट होगा। बाकी ये नहीं, अगर आप लोगों का इनमें से तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा आंसर देते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। आज का 19वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण के कारणों के बारे में। हमने प्रभाव देखो, अगर आप गौर करोगे, मेरे प्रश्न भले कम होंगे, लेकिन मेरे प्रश्न की उपयुक्तता अगर आप लोग जांच करना चाहो, खुद अपने स्तर से जांचो। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं अपने प्रश्नों की प्रशंसा कर रहा हूँ। प्रशंसा तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने बनाए तो मुझे पता है थोड़ा, और आप लोग खुद अनुभव करो। देखो, किसी की बात कहने का, मानने का आधार ये नहीं है कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। सही गलत का मानना हमारे खुद के तर्क होना चाहिए, हमारे पास विवेक है, उसका इस्तेमाल करो आप, कि अगला आदमी कह रहा है कि यार कितनी सटीकता है, कितनी सत्यता है, कितनी विश्वसनीयता है। अगर आपको लगती है तो उस पर यकीन कीजिए, नहीं लगता है तो आप उसे छोड़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने वहाँ कहा कि प्रभाव के अंदर हमने देखो वो प्रश्न कवर कर लिया। कारणों के अंदर ये अगला प्रश्न आ गया, आपके वैश्वीकरण के अर्थ से लेकर, वैश्वीकरण के प्रभाव से लेकर, वैश्वीकरण के कारणों से लेकर सारे प्रश्नों को हमने एमसीक्यू में भी डालने का प्रयास करके समझाने का प्रयास किया, ताकि जो 12th के बच्चे हैं वो अगर बड़े प्रश्नों में भी इन प्रश्नों के आधार से उत्तर देना चाहे तो काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ लिख सकते हैं और आंसर दे सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलो 19वां क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और रहा है, आज का 20 क्वेश्चन है, लगभग 21-22 मिनट में हो जाएगा। आपका टोटल वीडियो इतना है, जबकि हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। एक प्रश्न के लिए तो 1 मिनट होनी चाहिए ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने, और बीच में समझाया भी, इसलिए थोड़ा सा फास्ट खींचा है मैंने, नहीं तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रश्न के लिए 1 मिनट लेके चलते हैं। इस तरीके से देखते हैं कारणों में। ऑप्शन ए है वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन बी है वैश्वीकरण का जन्म क्षेत्र राज्य अमेरिका में हुआ। ऑप्शन सी है जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। ऑप्शन डी है वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पारस्परिक निर्भरता है। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा, सोचो बताओ। वैसे इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है प्रौद्योगिकी। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12th के हिसाब से, रिट के हिसाब से, सेकंड ग्रेड के हिसाब से, स्कूल लेक्चरर के हिसाब से, असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से, RSIS सभी एग्जामों के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो इस प्रश्न की ओर देखते हैं। WSF क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम। पहले तो ये समझ लो, इसके बारे में संगत कथन कौन सा ये ढूंढना है। तो ऑप्शन दे रखे हमारे सामने। ऑप्शन ए, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है वर्ल्ड सोशल फोरम। दूसरा है WSF यानी वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में। कब? 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई। ठीक है। ऑप्शन सी है 2004 में इसकी चौथी बैठक कहाँ हुई? बम्बई में हुई। ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में चाहिए, आप मिलान कर लेना। और एनसीईआरटी बुक में ऐसे कैसे दे रखा है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में मुझे लगता है शायद 23 वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसमें शायद इसमें से ये कथन इसी तरीके के पूछे गए थे। मैंने वहाँ से प्रश्न नहीं लिया है, ये प्रश्न मैंने किताब से लिया है, लेकिन मैंने देखा था उस पेपर में भी इसी प्रकार की कोई चौथी बैठक को गलत बता रखा था, और वही प्रश्न में उसका राइट आंसर होना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सभी सही है, क्योंकि नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है वर्ल्ड सोशल फोरम। और वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में होती है ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में। और ऑप्शन सी भी सही है कि 2004 में इसकी चौथी बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई। इसीलिए सारे ऑप्शन सही है, और ये 20 प्रश्न आपके लगभग पूरे होते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो भी खत्म होता है, और साथ ही वीडियो नहीं बल्कि समकालीन विश्व की राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति जो बुक हमारी वो भी कंप्लीट हो गई है। उसके कंटेंट नोट्स भी आपको हमारी पॉलिटी सिंपल है हमारे यूट्यूब चैनल ना, पॉलिटी विथ ABCD क्लासेज पर देख सकते हो। ABCD क्लासेज पर देख सकते हो, वहाँ पर आपको
इस बुक की कंप्लीट वीडियो नोट्स के रूप में मिलेगा। साथ में ही आपको सभी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्लेलिस्ट में मिलेगी। अलग से टेस्ट की प्लेलिस्ट भी दे रखी है, अलग से समकालीन विषयों की राजनीति के नाम से सारे नोट्स के रूप में वीडियो भी डाल रखे हैं, वहाँ आप कर सकते हो। तो और भी कोई कुछ कमी रह गई हो या कुछ और सुझाव हो तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी बच्चे बता नहीं रहे हैं, एक दूसरे को बताना चाहिए। और सभी प्रतियोगी परीक्षा के में बैठने वाले बच्चों को एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप इधर उधर चलते फिरते बस में इधर उधर सफ़र करते समय, खाना खाते समय या कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो जहाँ पर आप किताब नहीं ले रखे हो, किताब के समय किताब में से पढ़ना चाहिए, लेकिन आप ऐसी जगह हो जहाँ किताब नहीं खोल के बैठे हो तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हो। अच्छे कंटेंट है वैसे तो। बाकी अब इस वीडियो के बाद में एक नई बुक जो NCERT 12th की है, स्वतंत्र भारत की राजनीति, मुझे लगता है वो जो किताब है वो किताब सभी बच्चों के लिए उपयोगी रहेगी, क्योंकि स्वतंत्र भारत की राजनीति से संबंधित हर जो भी जितने भी प्रश्न होंगे वो छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर बड़ी से बड़ी एग्जाम तक सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ज़रूर उसको भी देखिए आप लोग। वैसे मैं रोज़ कंटेंट बनाने की प्रयास करता हूँ लेकिन डाल नहीं पाता हूँ, तो एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक पहुँच जाए। लेकिन मैं चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन में बनाऊँ या डालूँ, आपको प्ले लिस्ट पर ज़रूर मिल जाएगी। आप चेक करते रहे और सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट का पता चल जाए। वैसे मैं मेरा कोई लाइक करो चाहे सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है सिर्फ बनाना। अब देखना जिनका काम है तो उनको देखना चाहिए, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो पढ़ते रहो जहाँ से भी अच्छा लगे। बाकी मेरा प्रयास है कि इनको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, अपने दोस्तों बच्चों अपने पुत्र जो भी आपके जानकार आस पड़ोस XYZ सबको बताना चाहिए। अगर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है तो भी, और अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन किस में नहीं आते, राजनीति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा में। हाँ, कुछ सिद्धांत वगैरह इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन जैसे हमारा संविधान हो गया वो तो सब में आएगा। अब उसको मैं कराऊंगा 11वीं क्लास में, संविधान का सारा सिद्धांत और व्यवहार वाली किताब है पूरी। हाँ, उसमें राजनीतिक सिद्धांत वाली जो बुक है उसमें मैं ज़रूर समझता हूँ कि वो सिर्फ राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो आप कुछ चीज़ों को अपने अनुकूल देखो ना, आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, आपके सिलेबस में क्या आएगा, उससे संबंधित पॉलिटिकल साइंस की जो जो आपको वीडियो यहाँ से मिले तो आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अच्छी सारगर्भित और विश्वसनीय जानकारी आपको मिलेगी। तो अच्छी बात है, नहीं यहाँ से पढ़ना चाहिए आपको, जो टॉपिक आपका जहाँ से कवर हो रहा है। बाकी चीज़ें वहाँ से पढ़ो जहाँ से आप पढ़ रहे हो। तो इतना काफ़ी है। आज कुछ 5 मिनट 2 मिनट मैंने आपकी ज़्यादा ले ली है, तो कोई बात नहीं। आगे से वैसे मैं जो चीज़ें तैयार करता हूँ उस पर मेरा फोकस रहता है, बताने का पढ़ाने का। थोड़ा बहुत ले लेता हूँ मैं कभी कभी 1-2 मिनट आप लोगों के लिए, क्योंकि सोच रहे होंगे कि कौन क्या है क्या नहीं बोल रहा है, तो वो बात है। तो इतना ठीक है आज के लिए। ओके प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को शुभकामनाएं मेरी। आप अच्छी शिक्षा लो, अच्छी पढ़ाई करो और अच्छे से पद पर पहुँचो, अच्छी सी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करो, 12वीं क्लास में टॉप करो। इसी के साथ आज के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।